नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान पाठ 11 बल तथा दाब का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो यदि आपको कक्षा 8 विज्ञान के किसी भी अध्याय का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जा कर के आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए, जिनमें प्रश्न संख्या क है दाब का मात्रक है। अब आपके समझ 4 विकल्प दे रहे हैं। विकल्प ए है न्यूटन मीटर, ब है किलोग्राम, और स है जूल, और द है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखिए दाब का जो मात्रक होता है विकल्प द सही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब कैसे आप जानेंगे, देखिए सूत्र पे आइए। दाब P बराबर होता है F बाई ए। P बराबर क्या होता है, F बाई ए। अब देखिए हमको दाब का मात्रक निकालना है, तो देख लीजिए P बराबर क्या है, F बाई ए, अर्थात बल के मात्रक में हम क्षेत्रफल के मात्रक से जब भाग दे देंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो बटे है उसको हम प्रति बनाएंगे, और ए हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है या वर्ग मीटर होता है। तो बल का, तो यहाँ देखिए दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या ख पे। ख कह रहा कि यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है। देखिए यहाँ उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, और वह वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। तो इसमें विकल्प आपका दोस्तों ऐसा ही होगा, वस्तु जल में डूबी हुई, वस्तु जल में डूब जाएगी। अब कहेंगे कैसे यह हुआ, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। जो ऊपर की ओर बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। अब वस्तु का भार W नीचे की ओर काम करता है। तो यहाँ आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी वस्तु को, मान लीजिए यह पात्र जल से भरा हुआ है, ठीक है, इसमें किसी वस्तु को अगर आप डुबा रहे हैं, किसी वस्तु को डुबा रहे हैं, तो पहले तो वस्तु का भार W जो है नीचे की ओर काम करेगा, और उत्प्लावन बल जो हमारा है, अगर इसको हम W1 से प्रकट करें तो यह ऊपर की ओर काम करेगा। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो यह ऊपर वाला कम है, नीचे वाला अधिक है, अर्थात W जो है अधिक है किससे, W1 से। अब नीचे देखिए उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगता है यह कम है और वस्तु का भार अधिक है, तो वस्तु का भार अधिक रहेगा तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको अभी विस्तृत में हम बताऊंगा जब हम प्लवन के नियम को बताएंगे तो आगे आपको मिलेगा। आ जाइए नंबर ग प्रश्न पे। नंबर ग क्या है, मात्रक एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को कहते हैं, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ विकल्प आपके सामने 4 दिए हुए हैं। कार्य है, गतिज ऊर्जा है, दाब है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प से हो जाएगा दाब। अब देखिए दाब P बराबर होता है F बाई ए। F बाई ए, यहाँ एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि A इक्वल टू आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो A को अगर 1 हम ले लेंगे मीटर स्क्वायर, तो P किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दाब P के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए लगने वाले बल को P बराबर किसके, F के हो जा रहा है। देखिए F बराबर किसके हो जा रहा है, P के हो जा रहा है। तो लगने वाला जो बल है किसके बराबर होगा, P दाब प्रेशर के बराबर। तो विकल्प हमारा इसका सही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आज ये प्रश्न घ पे आ जाइए। प्रश्न घ कह रहा कि यदि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पारे से भर दें तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान होगा। विकल्प देखिए 4 दिए हुए, 13.6 है, 136 किलोग्राम है, 1360 किलोग्राम, 13,600 किलोग्राम। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ देख लीजिए कि जो पात्र है वह देखिए 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा है। तो पात्र का आयतन, पात्र का क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो सब 1-1 है, सब 1-1 है, तो सब 1-1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन तो 1 मीटर क्यूब हो गया। अब एक सूत्र आप पढ़े हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए D हमारा डेंसिटी घनत्व हो जाएगा, M मास द्रव्यमान हो जाएगा, V वॉल्यूम
आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ देखिए बर्तन में पारे का द्रव्यमान, तो यम ज्ञात करना, तो यम बराबर हो जाएगा डी इंटू वी। और डी क्या है, ये पारे का घनत्व। पारे का जो घनत्व होता है ये होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए वी का मान 1 है, तो गुणा करने पे कितना हो जाएगा 13,600, ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि जब हमने आयतन निकाला तो आयतन हमारा 1 मीटर क्यूब निकल गया, और सूत्र में लगा दिया डी बराबर एम बाई वी, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ से द्रव्यमान एम बराबर हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन। घनत्व पारे का घनत्व कितना होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और गुणे वी आयतन 1 मीटर क्यूब है, तो गुणा करने पे आएगा 13,600 किलोग्राम। तो यही हमारा विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाता है, यहाँ देख लीजिए इसमें हमारा विकल्प द सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं आगे। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या है, ये भरने वाला है। प्रश्न संख्या दूसरा जो है ये भरने वाला है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। तल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। साथियों आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। और दूसरा देखिए अगला प्रश्न है, चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को, चाकू को रेत कर इसकी धार के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। जब चाकू को रेता जाता है तो धार के क्षेत्रफल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कम, जिसको शांत धराना कहते हैं कि शांत धराना। ठीक है, अगला देखिए क्या, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब, समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब। यहाँ क्या भरा जाएगा, देखिए यहाँ भरा जाएगा 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऊँचे, 76 सेंटीमीटर ऊँचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। समुद्र तल पर सामान्य स्थिति में वायुमंडलीय दाब जो होता है 76 सेंटीमीटर ऊँचे पारे के स्तंभ के बराबर, पारे के स्तंभ के बराबर होता है। आगे आ जाइए, नंबर घ देखिए क्या है, खाली स्थान है, फिर घनत्व है, तथा फिर खाली स्थान के घनत्व के अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पहले तो देखिए भरा जाएगा वस्तु का, यहाँ भरा जाएगा वस्तु का, तो क्या हो गया, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यहाँ देखिए वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का जो अनुपात होता है उसको आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अगला अंग देख लीजिए क्या है, द्रव सभी दिशाओं में यहाँ भरा जाएगा समान दाब डालता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब सही गलत के निशान वाले प्रश्न पे हम लोग आ गए। सही जो कथन होगा सही का निशान लगाएंगे, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए पहला जो प्रश्न है, बल में परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं। तो दोस्तों बल में हमारा परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, और सदिश का मतलब साथ में दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है बल में। तो यह कथन गलत है। अगला देखिए नंबर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो यह कथन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देख लीजिए नंबर क्या कह रहा है, किसी नियत स्थान पर वायुदाब अलग अलग समय पर परिवर्तित हो सकता है। तो यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगला कथन हमारा घ है, द्रव बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में दाब नहीं डालता है। तो यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि द्रव जो है क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है। किसी वस्तु को जब द्रव में डुबाएंगे तो उसका भार बढ़ता नहीं है, घट जाता है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का
उत्तर एक शब्द में लिखिए। उत्तर को लिखना है एक शब्द में। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, अर्थात पृथ्वी जो सभी वस्तुओं पर आकर्षण बल लगाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ हम भर देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। उत्तर में क्या लिख देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है इकाई क्षेत्रफल कार्य करने वाला अभिलंबवत बल। तो देखिए P बराबर F/A होता है। A इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि इकाई क्षेत्रफल कार्य करने वाला अभिलंबवत बल, तो यह अभिलंबवत बल F किसके बराबर, P के बराबर हो रहा, दाब के बराबर। तो यहाँ दाब हम भर देंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, वह बल जो वस्तु को तैरते हुए रखती है उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई वस्तु को जब द्रव में हम डुबाते हैं तो उस वस्तु के भार में कमी होती है, अर्थात वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, वही उत्प्लावन बल होता है। आगे आइए, दाब का यसाई मात्रक। अगला प्रश्न है दाब का यसाई मात्रक। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ देखिए यसाई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए दाब P बराबर होता है दोस्तों F/A। अब यहाँ देखिए F का मात्रक हमारा न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया हमारा, यहाँ देखिए न्यूटन, और A का मात्रक हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। तो यसाई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का यसाई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आइए आगे, अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं, प्रत्येक का कार्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जल पंप का मतलब आपका जो नल होता है, आप नल में देखे होंगे कि 2 वाल्व होता है, एक सबसे नीचे लगाया जाता है, अब एक ऊपर होता है। तो वही यहाँ आंसर में हो जाएगा, जल पंप में 2 वाल्व होते हैं, एक वाल्व पिस्टन में तथा दूसरा वाल्व पंप की नली में होता है। एक कहाँ होता है, पिस्टन में होता है, तथा दूसरा वाल्व पंप की नली में होता है। ये वाल्व पानी को पंप की नली से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इन वाल्व का क्या काम है कि पानी को नली से बाहर निकालने का काम करते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, निर्द्रव दाबमापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए निर्द्रव दाबमापी क्या होता है, वायु दाब निर्द्रव दाबमापी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वायु दाब को इस निर्द्रव दाबमापी से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए देखिए निर्द्रव जिसमें द्रव न हो, तो इसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है। यह दाबमापी घड़ी की आकृति का होता है। तो इसके चित्र को आप लोग किताब से देख लेंगे। ये घड़ी नुमा रहता है, और जिसमें जैसे घड़ी में सुई लगी रहती है वैसे इसमें भी सुई लगी रहती है। वह सुई से दाब को बताती है, और संकेत बने रहते हैं। तो वहाँ से वह सुई जहाँ रुकेगी वहाँ से उस रीडिंग को पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा कि दाब कितना है। इसको किताब से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, नंबर क्या है, साइकिल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये साइकिल पंप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने पंप के सहारे हवा को भरा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें धातु का एक खोखला बेलन होता है जिसके निचले सिरे पर रबर ट्यूब लगी होती है। पंप के नीचे क्या लगी होती है, रबर ट्यूब लगी होती है। पंप को सीधा खड़ा करने के लिए नीचे एक पटरी लगी होती है जिसको पैरों से दबाकर पंप को सीधा खड़ा रखा जाता है। पिस्टन के ऊपरी सिरे पर एक हत्था और हत्थे से जुड़ी छड़ तथा छड़ से जुड़ा वाशर लगा होता है जो वाल्व का कार्य करता है। वाशर किसका कार्य करता है, वाल्व का कार्य करता है। आगे देखिए कार्यविधि कैसे है इसकी, हत्थे को ऊपर खींचने पर पिस्टन में हवा भर जाती है तथा पिस्टन के नीचे
ये दाब कम हो जाता है। हवा का क्या, हवा का दाब यहाँ कम हो जाता है। हत्थे को नीचे दबाने पर पिस्टन में वायु दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, वायु दाब अधिक हो जाता तथा हवा रबड़ से होती हुई ट्यूब में चली जाती है। तो पंप को सब लोगों ने देखा होगा। पहले क्या करते हैं, पंप के हत्थे को पकड़ करके पहले पंप को पैर से दबा देंगे, उसका जो होता है उसकी जो पटरी होती है नीचे पैर से दबा देंगे, पंप को खड़ा करके उसके हत्थे को ऊपर उठाते हैं, पंप में हवा भर जाती है, वहाँ वायु का दाब कम हो जाता है। फिर पंप को हत्थे को दबाते हैं तो वायु दाब अधिक हो जाता है और रबड़ नली जो होती है उससे होती हुई वायु ट्यूब में चली जाती है। तो इसका चित्र आप लोग बुक से देख लीजिएगा, वैसे साक्षात भी आप लोगों ने इसका चित्र देखा है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अगला प्रश्न क्या है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए। उत्प्लावन बल क्या होता है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आप लोग किसी वस्तु को द्रव में डुबाइए तो आप देखेंगे कि द्रव भी उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। जल्दी वस्तु को डुबा नहीं पाएंगे आप, ऊपर की ओर बल लगता है। द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाएगा, जिसको कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, अब आ जाइए प्लवन का सिद्धांत देख लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण है प्लवन का सिद्धांत। वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु को जब द्रव में डुबाया जाता है तो दो बल कार्य करता है। पहला जो होता है वस्तु का भार नीचे की ओर, वस्तु का भार नीचे की ओर काम करता है। दूसरा बल होता है उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, जो कि वस्तु पर लगता है। यहाँ देखिए, यदि वस्तु के भार को W तथा उत्प्लावन बल को W1 से प्रदर्शित करें तो यहाँ देख लीजिए अब तीन स्थिति बनेगी। पहली स्थिति है दोस्तों कि वस्तु का भार W जो है वह बड़ा हो, किससे, उत्प्लावन बल से। अब देखिए, वस्तु को पानी में डुबाएंगे, उत्प्लावन बल कम है, कम लग रहा है, लेकिन वस्तु का भार अधिक है, तो वस्तु देखिए तली में आकर के बैठ जाएगी। यहाँ देख लीजिए, पानी से भरा हुआ ये पात्र है, तो जो वस्तु है वह आकर के कहाँ, तली में आकर के बैठ जाएगी। ठीक है, और दूसरी स्थिति बनती है कि जब W और W1 बराबर है, अर्थात वस्तु का भार जो है वह उत्प्लावन बल के बराबर है, तो वस्तु जो है पानी के सतह के नीचे, एकदम पानी के ऊपरी सतह के नीचे डूबी हुई तैरेगी। ठीक है, पानी के ठीक जो सतह है, ऊपरी सतह, उसके ठीक नीचे डूबी हुई तैरेगी। और अगली स्थिति हमारी बनती है कि जब W छोटा होगा W1 से, अर्थात वस्तु का भार कम है और उत्प्लावन बल अगर अधिक लग रहा है, तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी, अर्थात वस्तु का ज़्यादा भाग ऊपर होगा, थोड़ा सा भाग वस्तु का जल के अंदर होगा, थोड़ा सा वस्तु का भाग जल के अंदर होगा, अर्थात वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी हो जाती है, तो उसके भार में कमी हो जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी वस्तु को द्रव में आप डुबाएंगे तो आप देखेंगे कि वह अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर करेगी, तो उसके भार में जो कमी होती है वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो बड़ा आसान है, इसको याद करने का और भी तरीका है। जैसे एक बहुत प्रचलित तरीका है, मैं आपको बता दूं कि जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसके पढ़ाई में कमी हो जाती है। यह कमी उस बच्चे के द्वारा की गई बदमाशी के बराबर होता है। तो वैसे यहाँ से आप स्पष्ट तैयार कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, अर्थात वस्तु जितना द्रव को बाहर हटाएगा उतना उसके भार में कमी होगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब थोड़ा हमारा आंकिक प्रश्न आ जा रहा है हल करने वाला,
तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा, और समुद्र के जल का घनत्व तो 1.01 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, और जी का मान दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये 50 मीटर जो गहरा है ये हमारा एच है, ये क्या है, एच है। अब यह देखिए घनत्व को हम डी से प्रकट करते हैं, ये हमारा जी है ही। तो देखिए दाब पूछ रहा, दाब P बराबर होता है एच जी डी, याद रखिएगा P बराबर सूत्र होता है एच जी डी। एच क्या है, ऊंचाई है, जी क्या है, गुरुत्वीकरण है, और डी क्या है, घनत्व है। अर्थात ऊंचाई और गुरुत्वीकरण और घनत्व का गुणा कर दें तो प्रेशर, ये दाब हमारा निकल जाएगा। तो रखिए मान, एच का मान है देखिए कितना, 50 मीटर, पूरे जी का मान 10 है, और डी का मान 1.01 × 10⁻³ अब इसी को हल करना है। तो देखिए इस 50 का जब 10 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500, गुणे 1.01 × 10⁻³ हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आप देखिए यहाँ 500 में 2 शून्य है, तो 2 शून्य को लिखने के बाद इस 5 का गुणा करिए 1.01 में, तो हो जाएगा यहाँ 505। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो मिलेगा यहाँ 505 × 10⁻³। अब यहाँ मिला दोस्तों 505 × 10⁻³। अब ऐसा करिए, दशमलव को देखिए, दशमलव सबसे अंतिम में 5 के आगे है, तो दशमलव को लगाएंगे कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ से लेकर के आएंगे, यहाँ से देखिए दशमलव लेकर आएंगे कहाँ, 5 व 0 के बीच में। तो ये हमारा होगा 5.05 और गुणे 10⁻² और 10⁻³ पहले से मौजूद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 स्थान हम बाईं ओर ले जाएंगे तो 10 पे उतना 2 घात हो जाएगी। अब 3 घात और 2 घात जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.05 और गुणे 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, और यह दाब है तो दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों क्या है। एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है, यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब होगा। तो यहाँ देखिए हाथी का भार दिया हुआ है, उसके पैर का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो बहुत आसान हो जा रहा है। सूत्र होता है P बराबर या बाई ए। P हमारा दाब है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल है 25,000 और बटे क्षेत्रफल है 0.25। अब देखिए यहाँ 0.25 है, ऊपर 2 शून्य अगर बढ़ाते हैं तो नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, ऊपर 2 शून्य अतिरिक्त बढ़ा दीजिए तो नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा। अब देखिए 25 से काट दीजिए, 25 से करना 25, अब आगे 5 ठो शून्य लग जाएगा, 5 शून्य है तो 5 शून्य लिख देंगे। अब देखिए 1 के आगे 5 शून्य लिख देंगे तो इसी को 10⁵5 लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, 10⁵5 और मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, कह रहा है दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए वायुमंडलीय दाब जो है 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर है, और पारे का घनत्व है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और गुरुत्वीकरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए पारे के लिए भी हम लिखेंगे और जल के लिए। पारे के लिए H1 है देखिए 76 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग देंगे तो 76 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.76 मीटर, और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ही। और D1 देखिए यह घनत्व है किसका, पारे का 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल की ऊंचाई ज्ञात करना है, और जी का मान यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा, और यहाँ घनत्व क्या है, जल का घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए सूत्र लगाएंगे H1G D1 बराबर H2G G2, H1G D1 बराबर H2G G2। अब जी से जी कट जाएगा, H2 बराबर निकालना है तो ये D2 से भाग पड़ जाएगी, तो H2 बराबर हो जाएगा H1 D1 बाई D2। अब यहाँ देखिए हम मान रखेंगे, H1 का मान रख देंगे और गुणे H2 का मान रख देंगे, अब बटे D2 का मान रख देंगे। यहाँ दे 10 पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.76 का 13.6 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10.336 मीटर। तब देखिए यहाँ देखिए, अतः जल पंप द्वारा अधिक से अधिक 10.33 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। तो 10.336 मीटर गहराई तक जल निकाल सकते हैं, तो 10 मीटर आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आ जाइए, कह रहा कि आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, पिन को या कील को नुकीला क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए आंसर क्या है,
पिन को नुकीला बनाने से उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब का मान बढ़ जाता है। जब कभी क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। यहाँ देखिए, अर्थात कम बल लगाकर पिन को घुसाया जा सकता है। यहाँ देखिए फिर सुनिए, पिन को नुकीला बनाने से उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब का मान बढ़ जाता है, अर्थात कम बल लगाकर पिन को घुसाया जा सकता है। अब यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, देखिए P बराबर होता है F/A। अब यहाँ देखिए P जो है A के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। P जो है A के व्युत्क्रमानुपाती। जब दो राशियाँ व्युत्क्रमानुपाती होती हैं तो एक के मान में कमी से अगर A में कम, इसको कम करते हैं तो P क्या हो जाएगा, P ज़्यादा हो जाएगा। जब व्युत्क्रमानुपाती होती तो एक के मान में अगर बढ़ोतरी, दूसरे के मान में कमी, ठीक है। तो जब हम क्षेत्रफल को कम करेंगे तो P का मान बढ़ जाएगा। अर्थात अगर कील जो है पतली है, नोक इसकी पतली है, अर्थात क्षेत्रफल कम है, तो कम बल लगा करके उस दीवार में आसानी से घुसाया जा सकता है, कोई कांटी या कोई कील हो, ठीक है। आगे यहाँ देखिए पैटर्न वाला सवाल है जो रीजनिंग टाइप का होता है। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ देखिए बल का संबंध किससे है, न्यूटन से है। बल का संबंध न्यूटन से है, अर्थात बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या भर देंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही भरा जाएगा। तो वायु दाब का संबंध किससे हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, दाब पास्कल। तो यहाँ पास्कल, दाब का मात्रक क्या है, यहाँ पास्कल। देखिए दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन दाब का मात्रक यहाँ पास्कल है, ठीक है। पास्कल से विभेद करते हैं, कई मात्रक होता है। तो यहाँ देखिए बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ बल का संबंध किससे हो जाएगा, न्यूटन से हो जाएगा। अगला देखिए ये गया वाला, देखिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर हो जाएगा। यहाँ भर देंगे घन मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर से व्यक्त करते हैं तो आयतन का मात्रक को घन मीटर से। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ देखिए W1 हमारा क्या है, ये वस्तु का भार है, W2 उत्प्लावन बल है। तो W1 जो है छोटा है W2 से, अर्थात वस्तु का भार कम है, वस्तु का भार कम है लेकिन उत्प्लावन बल अधिक है। तो वस्तु क्या हो जाएगी, तैरने लगेगी, क्योंकि नीचे से वो ज़्यादा बल लगा रहा है, ऊपर से वो कम बल लगा पा रहा है क्योंकि उसका भार कम है, तो वस्तु तैरेगी। लेकिन दूसरे केस में देखिए W1 बड़ा है W2 से, अर्थात वस्तु का जो भार है ज़्यादा है और उत्प्लावन बल थोड़ा सा लग रहा है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ लिख देंगे डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। यहाँ लिख देंगे वस्तु डूब जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न देखते हैं। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक है। अभी मैंने बताया जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए खाली स्थान है, दाब में कमी है, दाब में कमी हुई, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक, ठीक है। यहाँ संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम हो जाएगा। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, धन्यवाद।